नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं डेली रात को 8 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन है। हम कोशिश करेंगे चीज़ों को समझाने की। बाकी आपका जो फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन है एक्स्ट्रा तो भी आप बता सकते हैं, उन चीज़ों को क्लास में जरूर शामिल किया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम क्लास। यहां देखिए, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाइजेस्ट टू इंडियाज जीडीपी करेंटली। भारत की जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है? भारत की जीडीपी, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? ये सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का है? इसमें सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का है? क्या कृषि का है, या उद्योगों का है, या फिर सेवा क्षेत्र का है, या विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का है? तो ध्यान रखेंगे दोस्त, ये अभी मैं बता रहा हूं आपको। जीडीपी पहले देख लीजिए क्या होता है। तो जीडीपी का मतलब है एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, तीसरा, कुल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का कुल मूल्य, कुल मूल्य, लागत मूल्य, ठीक, वही जीडीपी है। यानी कि सिंपल भाषा में एक साल में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने, एक फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे इसको। एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के ही अंदर गुड्स और सर्विसेज का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू टोटल, वही जीडीपी कहलाता है। ठीक है, अब ये उत्पादन भारत के अंदर होना चाहिए बस। भले ही भारत की कंपनी कर रही हो या विदेश से आकर कोई विदेशी कंपनी भारत में कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भारत के अंदर ये उत्पादन होना चाहिए तो वो भारत की जीडीपी कहलाएगा। अब देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, इसमें वस्तुएं आ जाएंगी, कृषि आ जाएगा, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, सर्विस आ जाएंगी, सब आ जाएगा, तीनों सेक्टर आ जाएंगे। तो वही पूछा है कि इंडिया की जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? तो ध्यान रखना, सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। सर्विस सेक्टर जिसमें आईटी कंपनीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेलवे, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ये सारी जो सर्विस है, बैंक्स, तो इनमें से जो इनकम हो रही है, इनसे जो सर्विसेज आ रही हैं वो सबसे ज्यादा है जीडीपी में। अगर देखा जाए तो सबसे कम योगदान कृषि का है, कृषि का सबसे कम योगदान है भारत की जीडीपी में, और सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। ध्यान रखेंगे। आगे देखें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? भाई साहब बड़ा ही आसान है। देखो, 2016 में अमेंडमेंट होता है और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया जाता है। 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ है ना, वो 101 नंबर का 2016 में, और जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो पूरे देश में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। समझ गए? ध्यान रखेंगे इसको। विच बॉडी पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है, देखो 2 डॉक्यूमेंट लगातार आते हैं। पहला डॉक्यूमेंट भारत में हर साल एक आता है जो आर्थिक स्थिति को बताता है कि पिछले साल में आर्थिक स्थिति क्या रही, उसे कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। उसे क्या कहेंगे? आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे,
इकोनॉमिक सर्वे कहेंगे उसको। बजट से जस्ट पहले, बजट आता है फरवरी को, 1 फरवरी को, उससे जस्ट पहले आता है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आम बजट। आम बजट यानी कि यूनियन बजट। यूनियन बजट तो आर्थिक सर्वेक्षण तो क्या बताता है कि पीछे का साल जो निकल गया है उसमें आर्थिक गतिविधियां क्या रही हमारे देश में, कितना आयात किया हमने, कितना निर्यात किया, कितना हमारे पास इनकम हुई, कितना हमारे पास कर्ज लिया गया, कितना घाटा हुआ, ये सब बताता है। आम बजट हमें बताता है, आम बजट एस्टिमेशन होता है, अनुमान होता है कि आने वाले साल में हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा है इकोनॉमिक सर्वे जो भारत का आता है, इस डॉक्यूमेंट को कौन पब्लिश करता है, क्या नीति आयोग करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, या आरबीआई करती है, या सेबी करती है? तो ध्यान रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग होता है एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। वित्त मंत्रालय के अंडर में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA। ये जारी करता है, यानी कि वित्त मंत्रालय जारी करता है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, ध्यान देंगे। और नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है। नीति आयोग क्या है? ये एक थिंक टैंक है जो भारत में योजना बनाने का काम करता है और उन पर विकास हेतु योजना बनाता है और उनको इंप्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो नीति आयोग से पहले योजना आयोग चला करता था भारत में। नीति आयोग से पहले क्या चलता था? योजना आयोग चलता था, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाता था, 5 ईयर प्लान चलाता था। ठीक है, 5 ईयर प्लान चलाता था। ठीक, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है, लेकिन इसे मोदी गवर्नमेंट आते ही इसको डिसॉल्व भी कर दिया जाता है अगस्त 2014 में। फिर इसकी जगह पर नीति आयोग बना दिया जाता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से बन जाता है। ठीक, तो ये तो रही नीति आयोग की अलग बात। इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। आरबीआई क्या करती है? ये करेंसी पर रिपोर्ट तैयार करती है और एक बहुत ही बेहतरीन नीति बनाती है ये, जिस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जिसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति। आरबीआई की मौद्रिक नीति जो भारत में महंगाई को नियंत्रित करने के काम आती है। ठीक, सेबी, सेबी क्या है? सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। इंडिया में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है सेबी। सेबी क्या करती है? इंडिया में कैपिटल मार्केट, पूंजीगत बाजार को नियमित करने का काम करती है, जबकि आरबीआई हमारे देश में मुद्रा बाजार को नियंत्रित करती है और सेबी पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है। मुद्रा बाजार में पैसे का लेन देन से संबंधित काम होता है और कैपिटल मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। बाकी आरबीआई के रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं, जिसमें से दिल्ली में भी आरबीआई का रीजनल ऑफिस बना हुआ है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, आगे देखें। व्हाट डज रेपो रेट मीन? रेपो रेट का मतलब क्या होता है? तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, आरबीआई के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, इस मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, मनी फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। इन टूल्स में बहुत आते हैं, जैसे कि बैंक रेट भी इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है। बैंक रेट, CRR भी एक इंस्ट्रूमेंट है। जल्दी से इनकी फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। SLR भी एक इंस्ट्रूमेंट है और रेपो रेट भी एक इंस्ट्रूमेंट है। रेपो रेट, अगर आपने ये बैंक वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए। रेपो का जस्ट रिवर्स होता है, उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो। ठीक है, एक होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो यहाँ सवाल हमारा किससे आया है? सवाल है रेपो रेट से। तो रेपो रेट का मतलब क्या है?
आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं ऑप्शन, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक, वह ब्याज दर जिस ब्याज दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, ए हो जाएगा इसका सही। बस एक चीज याद रखना, रेपो रेट के तहत जो लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कम समय अवधि के लिए। ठीक है, और जबकि बैंक रेट के थ्रू अगर लोन दिया जाए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबी समय अवधि के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। When was the planning commission replaced by नीति आयोग? नीति आयोग के द्वारा प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया गया था? तो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था, योजना आयोग, योजना आयोग, और इधर है ये नीति आयोग, इधर है नीति आयोग। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे ये दोनों संवैधानिक संस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। योजना आयोग 15 मार्च को बना, 15 मार्च 1950 को बन गया। इसको खत्म कर दिया गया था। खत्म कब किया गया योजना आयोग को? तो खत्म हुआ अगस्त 2014 को। ठीक, इसको खत्म करके इसकी जगह ये नीति आयोग आ गया। कब से? 1 जनवरी 2015 से। सिमिलरिटी देखिए, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री ही होते थे। ठीक, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री ही हैं। इसके अलावा नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, चेक कर लीजिएगा इसको, सुमन वेरी है शायद, है ना, सुमन वेरी अभी। और एक सीईओ हैं नीति आयोग के, वो हैं वी आर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ये सीईओ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। योजना आयोग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ है? योजना भवन दिल्ली, वहां पे था, योजना भवन दिल्ली। योजना आयोग ने ही पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई थी। 1951 से लेके 2017 तक चलनी थी ये, लेकिन बीच में ही 2014 में रोक दी गई। ठीक है, याद रहेगा। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर एनरोलमेंट इन द प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना? प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मन धन योजना है, इसमें एनरोलमेंट करने की, पंजीयन करने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 18 साल। कितनी है? 18 साल। ठीक है, श्रम योगी मन धन योजना रोजगार से संबंधित। भारत में खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने वाला सूचकांक कौन सा है? खुदरा स्तर मतलब आप समझ रहे हैं, रिटेल लेवल पे। देखिए, एक तो महंगाई मापी जाती है रिटेल के लेवल पे, और एक महंगाई मापी जाती है होलसेल के लेवल पे, होलसेल लेवल पर मापी जाती है। ठीक है, तो रिटेल लेवल पर जो सूचकांक है वो है क्या? महंगाई मापने का, उसे बोलते हैं सीपीआई, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसे बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब जल्दी से आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे बताइए हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाई फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? राजकोषीय घाटा। क्या? राजकोषीय
घाटा। क्या होता है राजकोषीय घाटा? जल्दी से बताओ भाई। तो देखो भाई, सरकार का सरकार के पास कितना राजस्व आया है और दूसरी तरफ सरकार का कितना खर्चा हुआ है, तो इसके बीच में जो गैप आता है, गैप, उसे ही बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। यानी कि जाहिर सी बात है, एक्सपेंडिचर खर्चा ज्यादा हो गया होगा और बल्कि राजस्व कम आया होगा, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो उसे बोलेंगे राजकोषीय घाटा। इनकम कम हुई है, खर्च ज्यादा हो गया है उसकी अपेक्षा, तो ये घाटा हुआ ना, तो राजकोषीय घाटा इसे कहेंगे। इंडिया डोनेटेड हाउ मेनी एम्बुलेंसेज एंड स्कूल बसेस टू नेपाल? भारत ने हाल ही में नेपाल को कितनी एम्बुलेंसेज और स्कूल बसेस डोनेट की हैं? कितनी एम्बुलेंस और कितनी स्कूल की बस डोनेट की हैं भारत ने नेपाल को हाल ही में? जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखना, 35 तो एम्बुलेंस दी हैं भारत ने और 66 स्कूल बस दी हैं अभी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। What initiative did the Election Commission of India launch to facilitate voting for the elderly and persons with disability? देखियो, भारत का जो चुनाव आयोग है उसने कौन सी सुविधा दी है जिससे जो दिव्यांग पर्सन हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें वोट करने में कोई भी दिक्कत ना हो? इसके लिए भारतीय संविधान ने, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सी सुविधा प्रदान की है? तो ये है आपकी ECI 8 डोर स्टेप। दरवाजे पर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहीं से वोट कर दो। ठीक है, ये सुविधा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक, विच इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल टू एक्सपोर्ट अ हेल्थ ड्रिंक टू USA? निम्नलिखित में से वो कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसे अमेरिका को हेल्थ ड्रिंक एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल चुकी है? परमिशन मिल चुकी है, तो वो है जीडस वेलनेस। कौन सी कंपनी है? जीडस वेलनेस को जो है USA में हेल्थ ड्रिंक बेचने का अप्रूवल मिल चुका है। ये करंट अफेयर का सवाल है आपका। ये किसका सवाल है? करंट अफेयर का सवाल है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक? NHB, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, इसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो संजय शुक्ला हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ये हाउसिंग से रिलेटेड लोन देने का काम करती है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ विच इंटरनेशनल मैगजीन? वो कौन सी अंतरराष्ट्रीय मैगजीन है जिसके कवर पेज पर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं? उनका चित्रण किया गया है। टाइम या न्यूज़वीक, फोर्ब्स या द इकोनॉमिस्ट? तो न्यूज वीक नाम की जो मैगजीन है, न्यूज वीक नाम की जो इंटरनेशनल मैगजीन है, उस पे पूरे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का कवर पेज आया है। ठीक है, तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, कोई इन केस कोई भी डाउट होता है, आप चीजें हमें क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और एक चीज और, आपका जब भी एग्जाम है तो भैया कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर, 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़ के जाना है। वैसे तो पूरे 1 साल का पढ़ना चाहिए, लेकिन 6 महीने के करंट अफेयर में से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूर पढ़कर जाना है। जो जैसे जॉब वगैरह कर रहे हैं उसके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 6 महीने का करें आप। और जो डेडिकेटेडली पूरी तैयारी पर ही फोकस है उनका, तो वो भैया उनको मैं कहूंगा वो 1-2 क्वेश्चन भी मिस ना करें, वो पूरा 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाएं। 1 साल का है ना, तो पूरा वार्षिक ही ले लें। ईयर वाइज जो कंपाइलेशन आता है, ईयरली
जो करंट अफेयर्स की बुक आती है, किसी भी पब्लिकेशन की आप ले लें, ईयरली करंट अफेयर्स की जो बुक है वो आप खरीद लें और उसको पेज बाय पेज सारे फैक्ट्स याद करते हुए उसको अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स का वेटेज भी बढ़ गया है। इवन जीएस के अंदर भी टॉपिक तो पूछा जा रहा है स्टैटिक, लेकिन उसको रिलेट किया जा रहा है करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो जनगणना है आपकी, लास्ट जो जनगणना है, वो जनगणना पूरी अच्छे से स्टडी करनी है ना। किसमें शिक्षा दर ज्यादा है, किसमें कम है, कहाँ पे लिंगानुपात कम है, कहाँ पे ज्यादा है, अपने स्टेट का देखें आप। उसके बाद जो बजट है, बजट वो देखें आप। अगर स्टेट का एग्जाम है, राज्य का एग्जाम है, तो उस राज्य का बजट देखें, राज्य का बजट अवश्य पढ़ के जाएं। ठीक है, क्लियर है ये? तो इस तरीके से आपको तैयारी को आगे बढ़ाना है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।